अस्सलामुअलैकुम। हम पहले ही बात कर चुके हैं कि कैसे डीएनए का स्ट्रक्चर या इसकी साख्त इस डबल हीलिक्स की तरह होती है, ऐसे मुड़ी हुई सीढ़ी की तरह। और यही इसको हेरिडिटी के मॉलिक्यूलर बेसिस के लिए सूटेबल या मुवाफिक बनाता है। मॉलिक्यूलर बेसिस से मुराद मॉलिक्यूलर बुनियाद। और जो हम इस वीडियो में करना चाहते हैं वो ये कि ये क्यों इतना सूटेबल है या इतना मुवाफिक है, और वो क्या मैकेनिज्म या तरीक़ेकार है जिसकी वजह से ये हेरिडिटी का मॉलिक्यूलर बेसिस है। और हम कंसेप्चुअल लेवल तक गौर करेंगे, यानी सिर्फ इसका एक जायज़ा लेंगे, बहुत सारी बायोमैकेनिकल तफसीलात में नहीं जाएंगे, सिर्फ एक तसव्वुराती ख्याल पेश करेंगे कि असल में होता क्या है। तो यहाँ पर ये डीएनए का एक फ्रैगमेंट या टुकड़ा हो सकता है। डीएनए का यहाँ 8 बेस पेयर्स यानी बेस जोड़ियां जो हैं दिखाई जा रही हैं। और सिर्फ वाजे करने के लिए बताती चलूं कि हमने जो डीएनए की तारुफी वीडियो बनाई थी, इसमें हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। डीएनए जो है वो सिर्फ इन कुछ बेस पेयर्स पर मुश्तमिल नहीं है, बल्कि इससे कई ज़्यादा बड़ी दुनिया है। डीएनए का एक मॉलिक्यूल कुछ करोड़ों बेस पेयर्स जितना लंबा हो सकता है। मिसाल के तौर पर ये यहाँ पर सिर्फ एक सेक्शन हो सकता है किसी भी लंबे डीएनए के मॉलिक्यूल का, इस तरह का कुछ लंबा सा। लेकिन ये भी मैं शायद सही से नहीं बता पा रही, इससे भी बहुत ज़्यादा लंबा हो सकता है ये। लेकिन ये इसमें एक बहुत छोटा सा सेक्शन हो सकता है, जैसे ये। फर्ज कर लें जैसे इस सेक्शन पे यहाँ ये हमने जूम इन किया हुआ है, तो हो सकता है ये एक ऐसे मॉलिक्यूल का हिस्सा हो जिसमें 7 या 8 बेस पेयर्स नहीं, बल्कि कुछ 70 मिलियन के करीब बेस पेयर्स हों। तो समझने की कोशिश करते हैं कि हेरिडिटी के मॉलिक्यूलर बेसिस को क्या करना होगा। तो सबसे पहले इसको अपनी कॉपीज बनाने के काबिल होना चाहिए। हमें इसको रेप्लिकेट करने के काबिल होना चाहिए। जैसे जैसे सेल तकसीम होता है इन दो नए सेल्स में, ये चाहेंगे कि इनके पास एक जैसा हो जेनेटिक मवाद या जेनेटिक मटेरियल। तो डीएनए कैसे करता है रेप्लिकेट, कैसे बनाता है अपनी कॉपीज या अपनी नकलें? इस अमल को हम रेप्लिकेशन कहते हैं। ये मैं यहाँ लिख लेती हूँ। हमने इसकी तारुफी वीडियो में भी देखा था ये, लेकिन अच्छा है कि हम इन सब के बारे में एक दफ़ा फिर से पढ़ लें एक साथ। और रेप्लिकेशन में आप तसव्वुर कर सकते हैं कि या तो इन दोनों साइट्स को तकसीम कर दिया जाए। एक काम करते हैं कि ऐसा करके देखते हैं। इस साइड को मैं यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही लिख देती हूँ, और इस दूसरी वाली साइड को भी मैं इस तरफ बिल्कुल वैसे ही बना देती हूँ या लिख देती हूँ। अगर हम इनको तकसीम करें, समझ लें जैसे ये सीढ़ी है और हमने इसको 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिया है, तो दोनों साइड्स को अलग अलग इस्तेमाल किया जा सकता है दूसरी साइड बनाने के लिए। और फिर आपके पास होंगे 2 स्ट्रैंड्स, 2 बिल्कुल मिलते जुलते स्ट्रैंड्स डीएनए के। आए देखते हैं कि ये दिखने में कैसा लगता है। तो फिर इस बाएं वाली साइड से आप बना सकते हैं एक और दाएं वाली साइड इस मौजूद मालूमात की बुनियाद पर। ए की हमेशा जोड़ी बनती है टी के साथ जहां तक डीएनए की बात होती है, तो एडेनिन की जोड़ी बनती है थायमीन के साथ। बिल्कुल इसी तरह थायमीन की जोड़ी बनती है एडेनिन के साथ। ग्वानिन की जोड़ी बनती है साइटोसिन के साथ, और साइटोसिन की ग्वानिन के साथ। और बिल्कुल ऐसे मैं बना सकती हूँ एक दाएं साइड इस बाएं साइड को इस्तेमाल करते हुए। तो यहाँ मैंने जो ये नई शुगर फॉस्फेट बनाई है, इसको मैं पीले रंग में कर देती हूँ। और बिल्कुल यही चीज़ हम इस तरफ भी कर सकते हैं, इस असल दाएं साइड को लेकर। तो इसको इस्तेमाल करते हुए एक बार फिर टी की जोड़ी बनती है ए के साथ, यानी एडेनिन और थायमीन। यहाँ भी एडेनिन और थायमीन, यहाँ भी। और अब थायमीन की जोड़ी एडेनिन के साथ, यहाँ भी ऐसे ही, और यहाँ भी। ग्वानिन की जोड़ी बनती है साइटोसिन के साथ, यहाँ भी जी और सी, और फिर साइटोसिन की जोड़ी ग्वानिन के साथ। तो आप इस सीढ़ी का आधा आधा हिस्सा ले सकते हैं और इसको इस्तेमाल करते हुए दूसरा आधा बना सकते हैं। और जो बुनियादी तौर पर आपने किया है वो ये कि आपने डीएनए को रेप्लिकेट कर दिया है। और ये एक कंसेप्चुअल लेवल है कि रेप्लिकेशन होती कैसी है। एक सिर्फ जायज़ा है सेल के तकसीम होने से पहले और एक पूरे सेल को अपने आप का डुप्लीकेट बनाने से पहले। तो इसे कहते हैं रेप्लिकेशन।
अब अगली चीज़ जिसके बारे में शायद आप सोच रहे हों वो ये कि चलो खुद को रेप्लिकेट करना तो अच्छी बात है, लेकिन ये किसी काम का नहीं अगर इस मालूमात को इस्तेमाल ना किया जा सके ऑर्गेनिज्म को बताने में या इसको डिफाइन करने के लिए, या ये इजहार करने के लिए कि हो क्या रहा है। तो अब सोचते हैं कि जीन्स को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है या इनका इजहार कैसे किया जाता है इस डीएनए मॉलिक्यूल में। तो यहाँ मैं एक्सप्रेशन लिख देती हूँ। इस वक्त शायद हम थोड़ा-सा पटरी से हट जाएँ, क्योंकि कभी-कभी आप कुछ अल्फाज सुनते हैं जैसे डीएनए और क्रोमोसोम और जीन, और इनको कैसे एक दूसरे के साथ इस्तेमाल किया जाता है, और ज़ाहिर है कि ये सब आपस में रिलेटेड हैं या जुड़े हुए हैं। लेकिन हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि क्या चीज़ क्या है। तो जब आप डीएनए की बात करते हैं, आप बुनियादी तौर पर इस मॉलिक्यूल की बात कर रहे होते हैं जिसमें ये शुगर फॉस्फेट बेस है और ये सीक्वेंस है बेस पेयर्स की। ये डबल हीलिक्स स्ट्रक्चर है और ये पूरी चीज़ ये हो सकती है डीएनए मॉलिक्यूल। अब जब आपके पास होता है एक डीएनए मॉलिक्यूल और वो दूसरे मॉलिक्यूल्स और प्रोटीन्स के साथ जुड़ा हुआ होता है, जो इनको इनकी चौड़ी साख्त देता है, तो आप बात कर रहे होते हैं क्रोमोसोम की। और जब आप एक जीन की बात करते हैं तो आप डीएनए के एक सेक्शन की बात करते हैं जिसको इस्तेमाल किया जाता है एक मखसूस ट्रेट वाजे करने के लिए, या कह लें असल में इसको इस्तेमाल करते हैं एक मखसूस तरह के प्रोटीन को कोड करने के लिए। तो मिसाल के तौर पर ये पूरी चीज़ एक डीएनए का स्ट्रैंड हो सकती है, लेकिन ये हिस्सा यहाँ पर, ये जो मैं ऑरेंज रंग में दिखा रही हूँ, ये हिस्सा हो सकता है एक जीन। इसमें किसी एक जीन की मालूमात शामिल हो सकती है। ये एक प्रोटीन को डिफाइन भी कर सकता है। ये सेक्शन यहाँ पर, ये एक दूसरी जीन को डिफाइन कर सकता है। और जीन्स कुछ हज़ार बेस पेयर्स जितने लंबे हो सकते हैं, यहाँ तक कि करोड़ों बेस पेयर्स जितनी लंबी भी। और जैसे हम देखेंगे जिस तरह से जीन्स का इज़हार किया जाता है, जिस तरह से हमें इस डीएनए के सेक्शन की मालूमात मिलती है, वो मिलती है एक रिलेटेड मॉलिक्यूल से जो डीएनए में होता है, और इसको कहते हैं आरएनए। इसको मैं यहाँ लिख भी लेती हूँ, आरएनए। तो आरएनए से मुराद है राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसको भी मैं यहाँ लिख देती हूँ। और शायद आपको याद हो कि डीएनए है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो जो शुगर बैकबोन जो है आरएनए की, ये बहुत मिलता जुलता मॉलिक्यूल है और अब इसको इसकी ऑक्सी मिल गई है। ये अब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड नहीं बल्कि राइबो न्यूक्लिक एसिड है। अंग्रेजी में भी यहाँ लिख देती हूँ राइबो न्यूक्लिक एसिड। और ये बताती चलूं कि आरएनए नाम इसका कैसे आया। आरएनए का जो आर आता है यहाँ राइबो से, एन आता है यहाँ न्यूक्लिक से, और फिर ए आता है एसिड से। और यही वजह है डीएनए को भी न्यूक्लिक एसिड कहने की। तो आपके पास है ये आरएनए। तो ये आरएनए क्या किरदार निभाता है जब हम इस डीएनए की मालूमात को एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो डीएनए खास तौर पर तब जब हम बात करते हैं सेल्स की जिनका न्यूक्लियाई है, डीएनए वहाँ बैठा रहता है, लेकिन इस मालूमात को न्यूक्लियस के बाहर आना होता है ताकि वो एक्सप्रेस हो सके। और एक जो आरएनए करता है वो ये कि वो मैसेंजर बन जाता है, पैगाम पहुंचाने वाला। ऐसा मैसेंजर जो डीएनए के एक मखसूस सेक्शन और न्यूक्लियस के बाहर वाले हिस्से के दरमियान कम्युनिकेट करता है या बातचीत करता है, ताकि वो ट्रांसलेट हो सके एक असल प्रोटीन में। तो वो जो स्टेप है जिसमें आप जाते हैं डीएनए से एमआरएनए तक, मैसेंजर आरएनए, इसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। इसको मैं यहाँ लिख लेती हूँ। और जो होता है ट्रांसक्रिप्शन में वो ये कि एक काम करते हैं, यहाँ से वापस चलते हैं और इस डीएनए मॉलिक्यूल की एक साइड को देखते हैं। कह लें कि ये वाली साइड, इसे हम यहाँ पे लिखते हैं। कह लें कि ये वाला हिस्सा है आपके पास डीएनए मॉलिक्यूल का, इस वाले का एक हिस्सा। बिल्कुल वैसे ही जब हमने इसको रेप्लिकेट किया था यहाँ, लेकिन अभी हम डीएनए मॉलिक्यूल का डुप्लीकेट बनाने की कोशिश नहीं कर रहे, पर हम बनाना चाह रहे हैं एक मुताल्लिका या कॉरेस्पॉन्डिंग एमआरएनए मॉलिक्यूल, कम से कम इस जीन के लिए। तो हो सकता है ये हिस्सा हो एक जीन का जो शायद हमारे डीएनए मॉलिक्यूल के इस सेक्शन में हो। तो ट्रांसक्रिप्शन भी बहुत मिलता जुलता कॉन्सेप्चुअल ख्याल है, जहाँ पे अब हम बनाएंगे एक स्ट्रैंड, वो भी आरएनए का, ख़ास तौर पर एमआरएनए का, क्योंकि अब ये लेगा वो वाली मालूमात जो न्यूक्लियस के बाहर पाई जाती है। तो ये इससे बहुत मिलता जुलता है, सिवाय जब हम आरएनए की बात करते हैं। तो एडेनिन बजाय थाइमिन के साथ जोड़ी बनाने के, वो जोड़ी बनाता है या इसका पेयर बनता है यूरेसिल या यूरेसिल के साथ।
तो ये मैं यहाँ लिख लेती हूँ। तो अब एडेनिन की जोड़ी थाइमीन से नहीं बल्कि यूरेसिल से बनेगी। डीएनए में है यूरेसिल बजाय थाइमीन के, लेकिन अभी भी साइटोसिन और ग्वानिन की आपस में जोड़ी बनेगी। तो आरएनए के लिए इस केस में एमआरएनए जो न्यूक्लियस को छोड़ देगा, एक ही जोड़ी बनेगी यू के साथ, यू से यूरेसिल, यहाँ भी और यहाँ भी। तो यूरेसिल इस बेस की हम बात कर रहे हैं। थाइमीन की अभी भी जोड़ी बनेगी एडेनिन के साथ, बिल्कुल इस तरह। ग्वानिन की पेयरिंग होगी साइटोसिन के साथ और साइटोसिन की पेयरिंग होगी ग्वानिन के साथ। और जब आप ये करते हैं, अब ये दो कैरेक्टर्स अलग हो सकते हैं और अब आपके पास है एक अकेला स्ट्रैंड और वो भी आरएनए का। इस केस में या इस सूरत में वो होगा मैसेंजर आरएनए, जिसमें मौजूद होगी वो सारी मालूमात जो डीएनए के इस सेक्शन में पाई जाएगी। तो अब ये चीज छोड़ सकती है न्यूक्लियस को पीछे, जाकर जुड़ सकती है एक राइबोसोम से, और इसके बारे में हम आगे की वीडियोस में बात करेंगे कि ये होता कैसे है। और फिर इस कोड को इस्तेमाल किया जा सकता है असल में प्रोटीन्स को कोड करने के लिए। अब ये कैसे होता है? इस अमल को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। ट्रांसलेशन में ये इस बेस पेयर सीक्वेंस को लेता है और फिर इसको तब्दील कर देता है एक अमाइनो एसिड सीक्वेंस में। प्रोटीन्स बने होते हैं अमाइनो एसिड के सीक्वेंसेस से। तो लेते हैं एमआरएनए या ये छोटा सा सेक्शन एमआरएनए का, और मैं इसको यहाँ बनाने की कोशिश करती हूँ कुछ इस तरह। तो अब मेरे पास यहाँ है यू और ए और सी और फिर यू और यू, और इसके बाद ए और सी और जी। ठीक है, मैं बिल्कुल इसको यहाँ हॉरिजॉन्टली लिख रही हूँ। जाहिर है कि ये ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन अब जो होगा वो ये कि हर 3 का सीक्वेंस, यहाँ पे आपको बहुत एहतियात करना होगा कि ये शुरू कहाँ से होता है, क्योंकि ये काफ़ी नाजुक और सरप्राइजिंग हो सकता है और ये एक बहुत ही रोबस्ट अमल है। खैर, तो मैं कह रही थी कि इन बेसिस में से हर 3 कोड करते हैं एक मखसूस अमाइनो एसिड के लिए। तो 3 बेसिस एक साथ, जैसे कि ये 3, इन 3 लेटर्स का एक सीक्वेंस, इसको कहते हैं कोडॉन, और ये होगा अगला कोडॉन, और इसी तरह ये ऐसे चलता रहेगा। और आपके पास कितने मुमकिन कोडॉन्स हैं? तो आपके पास है 4 बेसिस में से एक, और ये हैं आपके पास 3 मुख्तलिफ जगहों पर। तो ये हुए 4 × 4 × 4 मुमकिन कोडॉन अल्फाज, और 4 × 4 × 4 होता है 64 यानी 64। तो आपके पास हैं 64 मुमकिन कोडॉन्स, जो कि अच्छा है क्योंकि आपके पास हुए 20 मुमकिन अमाइनो एसिड्स। तो ये बहुत ज़्यादा हैं और इसी वजह से हम कोडॉन्स को दूसरे कामों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि आपके पास एक से ज़्यादा कोडॉन्स हों जो एक ही अमाइनो एसिड के लिए कोड कर रहे हों। तो आपके पास हैं 64 मुमकिन कोडॉन्स जिनको कोड करना है 20 अमाइनो एसिड्स के लिए। तो ये कोडॉन यहाँ पर इस राइबोसोम के साथ कोड कर सकता है अमाइनो एसिड एक के लिए। तो ये मैं बना लेती हूँ अमाइनो एसिड 1, और ये अमाइनो एसिड इनको मैच किया गया है एक दूसरे आरएनए की टाइप से। यहाँ पर हम एमआरएनए की बात कर रहे हैं, ये है एमआरएनए, लेकिन एक और तरह का आरएनए भी है और वो है टीआरएनए, जो बुनियादी तौर पर इन दोनों कैरेक्टर्स को साथ लाता है। तो टीआरएनए का कुछ स्ट्रक्चर होता है, मैं थोड़ा सा बना रही हूँ यहाँ पर, पूरा नहीं थोड़ा सा, और ये मैच करेगा बिल्कुल यहाँ जहाँ पे इसके पास है ए, एक यू और एक जी यहाँ पर, और दूसरी तरफ ये जुड़ा हुआ है इस अमाइनो एसिड से, और इस तरह ये इनको मैच करता है। और फिर इनके पास होगा एक और टीआरएनए जो शायद जुड़ जाए अमाइनो एसिड 2 से। इसको दूसरे रंग से दिखाती हूँ। तो ये इसको कॉम्प्लीमेंट कर सकता है यहाँ पर ताकि ये सही जगह से जुड़ सके। तो यहाँ पे होगा ए, फिर ए और यू यहाँ पर, और ये अब बनाएगा अमाइनो एसिड्स का एक सीक्वेंस। और जैसे ही आप इन अमाइनो एसिड्स को साथ रखते हैं तो आप असल में बना रहे हैं एक प्रोटीन। तो प्रोटीन बुनियादी तौर पर इन अमाइनो एसिड्स के सीक्वेंस से बनता है, और ये प्रोटीन्स बुनियादी तौर पर वो मॉलिक्यूल्स हैं जो ज़िंदगी को चलाते हैं। जाहिर है कि अगर आप एक जानवर को खाएंगे वो बना हुआ होगा फैट और शुगर से और प्रोटीन से, लेकिन प्रोटीन्स वो चीज़ हैं जो ज़्यादा काम आती हैं। मसल्स बनते हैं प्रोटीन से, स्ट्रक्चर जो है वो इनसे बनता है, एंजाइम्स भी। यहाँ सिर्फ मैंने एक छोटा सा सेक्शन बनाया है, ये हज़ारों लाखों की तादाद में होते हैं और ये बनाते हैं बहुत ही पेचीदा शेप्स, और इनके बहुत सारे फंक्शंस भी होते हैं।
तो ये है वो चीज़ जो ज़्यादातर ज़िंदगी का काम करते हैं और ये वो तरीका है जिससे इनमें सारी मालूमात स्टोर की जाती है या महफूज़ की जाती है। तो आज के लिए इतना ही।